जो है 72.78 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस नए भवन के ही शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक जांच की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। आपको बता दें कि अत्याधुनिक लैब और आधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक जांच सुविधाओं से अब अपराधों के विश्लेषण में भी गति आएगी और पुलिस को मजबूत तकनीकी सहायता भी मिलेगी। अधिकारियों ने बताया है कि ये G+6 भवन जो है अब उच्च सुरक्षा मानकों और अत्याधुनिक तकनीक से ही लैस है और जो प्रदेश में ही अपराधों की वैज्ञानिक जांच को और बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं, यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है, लेकिन अब बचेगा नहीं क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था,
अब ऐसा नहीं हो पाएगा और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में, सटीक और पूर्ण तरह साक्ष्य आधारित जांच होगी और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। और इस दृष्टि से आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इसका लाभ होने से आज प्रदेश में वे सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समय से सुसंगत न्याय उपलब्ध करवाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवा करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिला सकें। उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जो लखनऊ में हम लोगों ने बनाया है, एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट है और उसमें हम लोगों ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं उसमें एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, वर्ल्ड क्लास डीएनए लैब्स की स्थापना की है, ईआई ड्रोन एंड रोबोटिक लैब्स वहां पर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं और जो नैनो ड्रोन से लेकर के 40 किलो वजनी ड्रोन को ले जाने की सामर्थ्य के लिए भी उस प्रकार के कार्यक्रम वहां पर हम लोगों के द्वारा संचालित किए गए हैं और इसे हम लोगों ने अभी हाल ही में पाठ्यक्रम उसका प्रारंभ कर दिया है। वहां पर तेजी के साथ ये सभी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, हर मंडल में अत्याधुनिक एफएसएल लैब बने, एआई बेस्ड फॉरेंसिक एनालिसिस की व्यवस्था प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाए, साइबर फॉरेंसिक को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, डीएनए के परीक्षण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ाना और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है। और जिसमें आज गोरखपुर की इस फॉरेंसिक लैब को आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे परिक्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का यह हिस्सा है।
और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 2017 से ही रूल ऑफ लॉ लागू हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने। आप याद करिए, पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000। अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए, ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोगों को जब पुलिस की भर्ती करनी थी, तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि भर्ती एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पे ट्रेनिंग हो, ये एक चैलेंज था। हमारे पास उस समय कुल क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी, तो ट्रेनिंग के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे, और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे। लेकिन इस समय हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,244 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी ये हमारी क्षमता का विस्तार है कि जिस राज्य में 6,000 पुलिस कार्मिकों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, आज वहां पे 60,000, यानी हमने 8 वर्ष में इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक बढ़ा करके एक आधुनिक पुलिस के रूप में भी पुलिस के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, केवल कार्य नहीं बल्कि उसके अनुरूप उनकी सुविधा हो। आज भी आप किसी सिटी में जाएंगे, किसी जनपद में जाएंगे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक होंगे, पुलिस कार्मिकों की अवस्थापना सुविधा से जुड़ी हुई होंगी। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने पीएसी बल को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। हम लोगों ने उसको फिर से गठित किया। जो 34 कंपनियां समाप्त हो गई थी उसका पुनर्गठन कर दिया। प्रदेश में एसएसएफ को हम लेके आए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन
एसडीआरएफ का। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में ही आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सीधे जनता से संवाद करते हुए उनके सवालों और शिकायतों पर ध्यान दिया और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो सीएम ने जनता की समस्याएं सुनी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। आपको बता दें कि गोरखपुर में ही जनता दर्शन के लिए ही काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि समाधान के लिए उन्होंने खास तौर पर निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी बहुत संख्या में मौजूद रही हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए हैं। एक और खबर बता दें आपको अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी, माफ कीजिएगा सीएम योगी। और इसके साथ ही लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। हनुमानगढ़ी रामलला का करेंगे दर्शन पूजन और इसके साथ ही मंदिर परिसर के ही पीएफसी में भी अधिकारियों संग बैठक करेंगे और साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का भी निरीक्षण करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि लगभग हनुमानगढ़ी रामलला का करेंगे दर्शन। और आपको बता दें कि मंदिर परिसर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। अयोध्या से आपको खबर बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का वहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद ही खास बताया जा रहा है। हेलीपैड का भी निरीक्षण करेंगे। लगभग 2.5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे सीएम। आपको बता दें कि मंदिर परिसर के ही पीएफसी में भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ही अपना प्रपत्र भी भरकर अधिकारियों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची के ही संशोधन और अपडेट से जुड़ी है और जिसके माध्यम से ही पात्र मतदाताओं की जानकारी से सत्यापित भी और इसके साथ ही उक्तन भी किया जाता है। मुख्यमंत्री के ही SIR प्रपत्र भरने के बाद भी चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारियों ने आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से ही मतदाता सूची और अधिक पारदर्शी और सटीक व्यवस्थित भी बनेगी। भोजपुरी फिल्मों के स्टार और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले भंवरनाथ मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया है। मंदिर प्रांगण में ही आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है और मीडिया से बात में ही बताया है निरहुआ ने कि बिहार विधानसभा चुनाव में ही एनडीए की प्रचंड जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने विपक्ष पर आपको बता दें कि उनके द्वारा ही ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईवीएम हैक होती है तो मैं आजमगढ़ से क्यों हारता। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ही कराए गए विकास कार्यों के कारण मिली है। देखिए, जिस तरह से खेसारी लाल हारे हैं उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। उसका कारण भी है कि खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं, पर उनके हारने का कारण है कि वो राम मंदिर के विरोध में थे, जिसको जनता ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि नहीं, राम मंदिर है यूपी में,
उससे कुछ लेना देना उस चुनाव का नहीं था। लेकिन वो बिना वजह, हम बार बार उनको समझा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ भैया, मत बोलो, वो विषय नहीं है, बिहार चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, क्यों उस पर पड़ रहे हो। पर मेरे भाई ने वो समझा नहीं। ठीक वही हाल है हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी का। कभी वो, जैसे आज हम भंवरनाथ मंदिर में हैं, हम पूजा कर रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ, पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है, हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। सोनभद्र में ओबरा थाना क्षेत्र के ही बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के ही लिए ड्रिल करते समय बड़ी पत्थर की चट्टान दरक गई है, जिससे भारी हादसा भी हुआ है। घटना के बाद से ही चल रहे 53 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक कुल 7 शव भी मलबे से निकाले गए हैं और इसके साथ ही रेस्क्यू में ही 6 शवों की शिनाख्त भी हो गई है, जबकि एक शव छत विक्षत भी अवस्था में बरामद किया गया है। और मौके पर जिले के अधिकारी मौजूद रहे हैं और गैर जिलों मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही के पुलिस कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। आपको बता दें कि एसडीएम ओबरा ने सभी बरामद शवों की जानकारी दी है और कहा है कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। खबर ललितपुर से है, जहां पर नवंबर माह के ही तहत चल रहे जागरूकता अभियान में यातायात पुलिस ने ही अनोखा तरीका अपनाया है। यातायात पुलिस का एक जवान यमराज के ही भेष में सड़कों पर उतरा और बिना हेलमेट चलने वालों को समझाया कि ये यमराज मान जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले यमराज नहीं मानेंगे। यमराज के भेष में ही पुलिसकर्मी को देखकर लोग रुक रुक कर ही वहां पर जागरूकता संकेत था वो सुनते हुए भी नजर आए हैं। पुलिस का यह अभियान शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर कंधरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच में हुई मुठभेड़ में ही 2 शातिर बदमाश घायल हो गए और जिसके बाद ही बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों बदमाश पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई केस भी दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में ही गोली लगी है और जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की है। दोनों लंबे समय से ही अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के सदस्य में भी सक्रिय नजर आए हैं। कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोर्रा पुलिया के निकट कंधरापुर थाना पुलिस और सिधारी पुलिस चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इनमें एक बदमाश रोहन सिंह जो गाजीपुर जिले का है और दूसरा बदमाश पंकज पासवान जो बिहार कैमूर का रहने वाला है। इन दोनों कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। रोहन सिंह के खिलाफ 9 मुकदमे और पंकज पासवान के खिलाफ 19 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। इसमें थाना कंधरापुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर वाराणसी से है, जहां पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका है। मंदिर कॉरिडोर की भव्यता देखकर दोनों मंत्र मुग्ध हो गईं और मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा ने ही विधिवत दर्शन पूजन कराया और तेंदुलकर मां बेटी को ही त्रिपुंड लगाया है। आपको बता दें कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद दोनों ने आम श्रद्धालुओं की तरह फर्श पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने भी उन्हें रुद्राक्ष माला और अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस